हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HRIQ एजुकेशन। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस की वीडियो मैं जल्दी डालूंगा और यूजीसी नेट का सिलेबस भी शुरू कर दूंगा। तो इसी वीडियो के साथ मैं यूजीसी नेट का सिलेबस शुरू करने वाला हूं। ठीक है, तो आपकी डिमांड की वजह से मैं यूनिट 6 अभी शुरू करने जा रहा हूं। यूनिट 5 में करने वाला था, पर यूनिट 6 थोड़ा छोटा है, तो मैंने सोचा कि छोटा वाला यूनिट पहले कवर कर देते हैं, उसके बाद यूनिट 5 को जाएंगे और आयर का जो भी है सिलेबस में वो सब कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड स्ट्राइक्स के बारे में। तो डिस्प्यूट्स क्या है, स्ट्राइक्स का डेफिनेशन, किसको हम स्ट्राइक बोलते हैं, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का जो भी कॉजेस हैं, और कॉजेस या फिर उसको हम फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, और स्ट्राइक्स का जो भी फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स जो भी है बुक्स में, वो सब मैंने कवर किया हुआ है इस वीडियो में। ये वीडियो से आपको 2 या 3 क्वेश्चन आ ही जाएंगे, हर एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप फोकस कीजिए, एंड तक ज़रूर देखिए वीडियो। और अगर आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं अभी रेगुलर वीडियो डालता रहूँगा और यूजीसी नेट का सिलेबस आपका कवर करता रहूँगा। और ये जो IR का वीडियो, ये EPFO के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वीडियो को बीच में छोड़िएगा मत, एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। पहले तो हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम स्ट्राइक पे जाएंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहाँ से शुरू होता है? पहले है आपका कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट गिव्स राइज टू डिस्प्यूट। ठीक है, तो आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन जाता है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बनता है, उसका रीजंस भी बहुत सारे हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का 2 एस्पेक्ट हैं, एक तो है कोऑपरेशन। ठीक है, ये है आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट, और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट। ये दोनों से ही बाकी सारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के कॉन्सेप्ट डेवलप हुए हैं। कॉन्फ्लिक्ट है आपका नेगेटिव एस्पेक्ट, तो ये नेगेटिव वाला एस्पेक्ट से बना है क्या? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। सो कॉन्फ्लिक्ट गिव राइज टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हम किसको बोलेंगे, कैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है? ये डायग्राम को आप गौर से देखिए, मैं आपको समझा दूंगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैसे होता है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पहले डिसएग्रीमेंट होता है। ठीक है, डिसएग्रीमेंट किस किस के बीच होता है? डिसएग्रीमेंट बिटवीन दीज 3 टाइप्स। डिसएग्रीमेंट आर दीज 3 टाइप्स। तो एम्प्लॉयर के बीच होता है, एम्प्लॉई के बीच होता है, और एम्प्लॉय के बीच होता है। ये 3 प्रकार का आपका डिसएग्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो डिसएग्रीमेंट, ये जो तीन टाइप का ये डिसएग्रीमेंट हो गया, ये किसके लिए होता है? मतलब फॉर बिटवीन देम, कौन से कारण से, कौन सी कॉज से आपका डिसएग्रीमेंट होता है? टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंडीशंस ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स। जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट टर्म्स है, ठीक है, अगर वो कहीं वैरी किया डिमांड के हिसाब से, अगर एम्प्लॉय का कुछ डिमांड है या फिर दोनों एम्प्लॉयर यहाँ पे हैं और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कुछ वैरी कर गया, तो एम्प्लॉयर के बीच में हो सकता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। और कंडीशंस ऑफ लेबर, अगर कहीं भी चेंज हो गया कंडीशंस ऑफ लेबर, तो वहाँ पे भी हो सकता है डिसएग्रीमेंट। तो डिसएग्रीमेंट गिव्स राइज टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, और ये लास्ट वाला पॉइंट जो भी है आपका एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स। तो एम्प्लॉयमेंट अगर समझो, वर्कर्स तो 2 टाइप के होते हैं, स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर। सेमी स्किल्ड भी होते हैं, पर हम लोग यहाँ पे 2 टाइप के ले रहे हैं, एक स्किल्ड वर्कर, ठीक है, और अनस्किल्ड वर्कर। जो स्किल्ड वर्कर होते हैं वो जब ऑटोमेशन होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के टाइम पे, जब ऑटोमेशन होता है, जब कोई मशीनरीज आता है, तो वो स्किल्ड वर्कर उस मशीनरीज को चला पाते हैं, और अनस्किल्ड वर्कर वो मशीनरी को नहीं चला पाते हैं। ठीक है,
तो उस टाइम पे अनस्किल्ड वर्कर का नॉन एम्प्लॉयमेंट होता है, उनको काम से निकाल दिया जाता है अनस्किल्ड वर्कर को, और स्किल्ड वर्कर को काम पे इंक्लूड किया जाता है। तो उस टाइम पे भी आपका ये जो डिसएग्रीमेंट हो सकता है, तो उस टाइम पे भी आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कौन कौन सी कारण में होता है और किस किस के बिटवीन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है। ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकता है। और ये 3 कारण से होता है, 3 इसका कॉजेस है। एक टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंडीशंस ऑफ लेबर, और एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो अब आते हैं हम कॉजेस और फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होने के लिए कौन कौन सी फैक्टर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, मतलब क्या उसका कॉज है, कौन सी कारण में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है 4 कॉजेस, 4 कॉजेस यहाँ पे दिया गया है। एक आपका हो गया इकोनॉमिक, दूसरा इंस्टीट्यूशनल, तीसरा साइकोलॉजिकल, एंड चौथा आपका हो गया लीगल। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं इकोनॉमिक कॉजेस क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। पहला हो गया आपका डिवीज़न ऑफ फ्रूट्स ऑफ इंडस्ट्री, दूसरा मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वर्किंग कंडीशंस, और तीसरा टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो पहला वाला के अंडर डिवीज़न ऑफ फ्रूट्स एंड इंडस्ट्री, इसके अंदर क्या किया जाता है। डिवीज़न ऑफ फ्रूट्स ऑफ द इंडस्ट्री मतलब जो भी आपका जॉब इवैल्यूएशन हो गया, या फिर कुछ वेजेस से कुछ डिडक्शन हो गया। ठीक है, और समझ लो ये इकोनॉमिक अंडर आता है ना, तो समझ लीजिए आपका कोई फ्रिंज बेनिफिट या फिर कोई इंसेंटिव हो गया, ये सब तो इंडस्ट्री के फ्रूट्स हैं। तो उसका जब डिवीज़न होता है तो वो सही तरीके से होना चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। अगर सही तरीके से नहीं हुआ तो वहाँ पे एजिटेशन हो सकता है और कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर सकता है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट गिव्स राइज टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, तो ये वाला आपका समझ में आ गया, डिवीज़न ऑफ फ्रूट्स ऑफ इंडस्ट्री। और दूसरा वाला आपका क्या है, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वर्किंग कंडीशंस। तो उसके अंदर क्या क्या है, वर्किंग कंडीशंस और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ये दोनों फैक्टर यहाँ पे काम करते हैं। एक तो हो गया आपका मेथड, क्या है आपका टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर कोई मशीनरी, न्यू मशीनरी हो गया, या फिर कोई प्रोडक्ट्स में आपका डिमांड के कारण प्रोडक्ट्स में कुछ चेंजेस हो गया। ठीक है, ये सब आपका आता है मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। और वर्किंग कंडीशन के अंदर आपका आता है जो भी वर्किंग कंडीशन हो गया, या फिर वर्किंग कंडीशन तो आपका समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से वर्किंग कंडीशन चेंज होता है। ठीक है, जो भी मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है उसके हिसाब से ही वर्किंग कंडीशन आपका चेंज होता है। तो वो वर्किंग कंडीशन अगर एम्प्लॉई के डिमांड के बराबर नहीं हुआ, और जो भी चाहिए यहाँ पे प्रोडक्शन का मेथड जो चेंज हो रहा है उसके डिमांड के बराबर अगर वर्किंग कंडीशन नहीं हुआ, तो वहाँ पे एजिटेशन हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। तो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपका क्या क्या आता है, एक हो गया आपका रिटायरमेंट का कुछ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, टर्म्स। उसके बाद जो भी आपका समझ लीजिए कि शिफ्ट वर्किंग हो गया, शिफ्ट वर्किंग, आवर्स ऑफ वर्क हो गया, उसका सब कुछ टर्म्स के हिसाब से ही होता है। ठीक है, या फिर प्रमोशन या फिर ट्रांसफ़र, ये सब हो गया, ये तो टर्म्स के हिसाब से ही होता है। ठीक है, प्रमोशन या फिर ट्रांसफ़र हो गया, ये सब टर्म्स के हिसाब से होता है। तो ये सब में अगर एम्प्लॉयर कुछ गड़बड़ी कर दे तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में यहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो सकता है, जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का कारण बन सकता है। ठीक है, ये आपका हो गया इकोनॉमिक में आपका ये 3 कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप आते हैं हम इंस्टीट्यूशनल में। तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स क्या क्या है इसमें हम देखते हैं रिकॉग्निशन ऑफ यूनियंस, यूनियन सिक्योरिटी, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। तो अगर समझो एक इंडस्ट्री में 2 यूनियंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया है। ठीक है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अगर एम्प्लॉयर उस क्राइटेरिया को ना मान के
कोई एक यूनियन को रिकॉग्नाइज कर देता है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट डिसएग्रीमेंट वहाँ पे होता है एम्प्लॉयर या और फिर जो यूनियन के मेंबर्स होते हैं उनके बीच में डिसएग्रीमेंट होता है, जो कि गिव्स राइज टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो उसके बाद है हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, यूनियन सिक्योरिटी। तो ट्रेड यूनियन जो है उसका सिक्योरिटी भी चाहिए यहाँ पे। तो ट्रेड यूनियन अगर सिक्योर नहीं होगा तो वर्कर भी सिक्योर फील नहीं करेंगे। अगर एम्प्लॉयर ट्रेड यूनियन वालों को परेशान करेगा तो वर्कर लोग भी परेशान होंगे, तो उनका भी जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका अंडर में आता है। उसके बाद आता है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, ठीक है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस आपका कहाँ पे है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये आपका हो गया अनफेयर प्रैक्टिसेस। अगर कोई गलत तरीके से एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉय कुछ करता है, तो कुछ गलत अगर करता है लॉ को, यहाँ पे लॉ को अगर ब्रेक करते हुए कुछ गलत अगर करता है तो यहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकता है। उसके बाद है आपका साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल के अंदर क्या है, लैक ऑफ स्कोप, क्लास ऑफ पर्सनालिटीज़, मतलब बिहेवियरल अगर एटीट्यूड चेंज हो जाता है यहाँ पे। अगर जो भी पर्सनालिटीज़ है एम्प्लॉयर, दोनों एम्प्लॉयर के बीच में अगर कोई भी बिहेवियरल मतलब सेम नहीं हुआ डिमांड के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, तो यहाँ पे भी हो सकता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। और लैक ऑफ स्कोप के अंडर क्या है आपका, जो भी अगर समझ लो इंडस्ट्रियल गोल और इंडिविजुअल गोल, ये दोनों अगर सेम नहीं हुआ तो यहाँ पे डिस्प्यूट हो सकता है। अगर सेम नहीं हुआ तो वर्कर ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे, अगर वो वर्कर ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयर उन पर प्रेशर डालेगा, एम्प्लॉयर का लॉस भी होगा। तो इसीलिए इस कारण की वजह से डिस्प्यूट हो सकता है। और भी एक कारण है जो कि वही वर्कर रिलेटेड, इंडिविजुअल गोल के रिलेटेड। तो समझो अगर कोई वर्कर तो डिमांड करेंगे कि उनको थोड़ा रिकॉग्निशन मिले, उनको मतलब जो भी एम्प्लॉयर है उनको कुछ पार्टिसिपेशन दे, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये सब हो डेमोक्रेटिकली। एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉयर अथॉरिटेरियन टाइप का एम्प्लॉयर ना हो, ठीक है। तो पार्टिसिपेटिव ऑर्गेनाइजेशन उसका हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो भी डिसाइड करता है उसमें वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हो, तो वो सब तो वर्कर चाहेगा ही। ये सब अगर नहीं हुआ तो वर्कर का डिमांड फुलफिल नहीं होगा और वर्कर ठीक तरीके से काम नहीं करेगा और वो फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं लीगल। तो अगर कोई लेबर लॉ है, बहुत सारे तो लेबर लॉ यहाँ पे है, काम करता है। तो अगर कोई लेबर लॉ यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ठीक है, अगर लेबर लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का एक कारण बन सकता है। अगर कोई भी कलेक्टिव एग्रीमेंट यहाँ पे है और वो एग्रीमेंट वायोलेट हो रहा है, तो वायोलेट एम्प्लॉयर भी कर सकता है, एम्प्लॉय भी कर सकता है। अगर वायोलेट किसी एक अगर कर दिया उसको वायोलेट, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज कर सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का कॉजेस। अब हम आते हैं स्ट्राइक की तरफ। तो स्ट्राइक में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये पहले देख लीजिए। इसको अगर समझ गए तो डेफिनेशन अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने थोड़ा ठीक से देख के इसको समराइज़ कर दिया है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहला है आपका टेम्पररी सेसेशन ऑफ वर्क। टेम्पररी सेसेशन ऑफ वर्क मतलब टेम्पररीली, ठीक है, टेम्पररीली तो समझ में आ गया होगा। टेम्पररीली कोई काम को अगर बंद किया जाता है, सेसेशन मतलब स्टॉपेज। टेम्पररीली अगर कोई वर्क को स्टॉप किया जाता है टेम्पररीली, तो स्ट्राइक इज टेम्पररी नॉट परमानेंट। टेम्पररीली अगर कोई वर्क को स्टॉप किया जाता है। दूसरा आपका हो गया कंबाइंड विथड्रॉयल ऑफ सर्विसेज। कंबाइंड विथड्रॉयल, ये टर्म आपको याद रख लेना चाहिए। कंबाइंड विथड्रॉयल मतलब कोई एक बंदा या फिर एक कोई एम्प्लॉय स्ट्राइक नहीं कर सकता, काम बंद नहीं कर सकता। कंबाइंड विथड्रॉयल मतलब बहुत सारे एम्प्लॉय कंबाइन होके अगर बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा वाला नो टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप टर्मिनेट नहीं हो रहा है, काम बंद हो रहा है, ठीक है, पर ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। अगर परमानेंट हो जाता तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता। तो काम बंद हो रहा है, टेम्पररीली हो रहा है,
इसीलिए एम्प्लॉय का रिलेशनशिप अभी भी बरकरार है। जो भी स्ट्राइक कर रहे हैं वो भी एम्प्लॉय ही हैं, उनको एम्प्लॉय से हटा नहीं रहा एम्प्लॉयर, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट, प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड फुलफिलिंग डिमांड्स। तो ये जो स्ट्राइक होता है, वर्कर्स क्या करते हैं, अपना राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और जो भी स्पेसिफिक डिमांड है उसको फुलफिल करते हैं, ठीक है। ये चारों पॉइंट आपका समझ में आ गया होगा। तो डेफिनेशन हम देखते हैं, डेफिनेशन में भी वही है। स्ट्राइक इज ए वॉल्यूंटरी एंड टेम्पररी स्टॉपेज, टेम्पररी स्टॉपेज ये आपका ये पॉइंट हो गया, ऑफ वर्क बाय ए बॉडी ऑफ वर्कर्स। देखो बॉडी ऑफ वर्कर्स मीन्स कंबाइंड विड्रॉल ऑफ सर्विसेज, बॉडी ऑफ वर्कर्स थ्रू ए कॉमन एग्रीमेंट। जो कंबाइंड विड्रॉल हुआ तो उसके कंबाइंड हुआ मतलब उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, कॉमन एग्रीमेंट उनके बीच में। टू प्रोटेक्ट और प्रमोट, टू प्रोटेक्ट और प्रमोट देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट और टू फुलफिल देयर स्पेसिफिक डिमांड्स। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट हो रहा है राइट्स, फुलफिल हो रहा है डिमांड्स, ठीक है। प्रोटेक्ट और प्रमोट राइट्स एंड इंटरेस्ट, फुलफिल देयर स्पेसिफिक डिमांड। तो यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप भी हो नहीं रहा, ठीक है। तो डेफिनेशन भी आपका इजीली याद रह गया होगा। तो अब हम आते हैं फॉर्म्स ऑफ स्ट्राइक, फॉर्म्स या फिर टाइप्स ऑफ स्ट्राइक। तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ स्ट्राइक मैंने लिखा हुआ है वो मैंने 13 टाइप्स ऑफ स्ट्राइक लिखा हुआ है। तो स्ट्राइक पे मैंने लास्ट पॉइंट में मैंने घेराव को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि घेराव भी एक टाइप ऑफ स्ट्राइक ही है, ठीक है। तो ये जो टाइप्स ऑफ स्ट्राइक ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि टाइप्स से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्राइक में आपका क्या क्या है। पहले आपका हो गया ऑथराइज्ड स्ट्राइक। तो ऑथराइज्ड स्ट्राइक नाम से ही पता चल जाना चाहिए। ऑथराइज्ड मतलब उसको अथॉरिटी दिया गया है, मतलब उसको कंसेंट या फिर परमिशन दिया गया है। कौन परमिशन दिया है? यूनियन, जो भी वहाँ पे यूनियन है उसको, वर्कर्स को वो परमिशन दिए हैं स्ट्राइक करने के लिए, ठीक है। तो ओनली ऑन द कंसेंट ऑफ द यूनियन, ये हो गया आपका ऑथराइज्ड स्ट्राइक। तो अनऑथराइज्ड स्ट्राइक क्या होगा? अगर यहाँ पे ऑथराइज्ड में कंसेंट दिया जाता है तो अनऑथराइज्ड में कंसेंट नहीं दिया जाता, तो यूनियन जानता भी नहीं और वर्कर्स स्ट्राइक कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वाइल्ड कैट स्ट्राइक। किसको बोलते हैं? अनऑथराइज्ड स्ट्राइक को हम वाइल्ड कैट स्ट्राइक बोलते हैं। ये एग्जाम में बार बार आता है कि वाइल्ड कैट स्ट्राइक क्या है, व्हाट इज वाइल्ड कैट स्ट्राइक। तो ये अनऑथराइज्ड स्ट्राइक है। ये 3 पॉइंट आपको याद रख लेना चाहिए। वाइल्ड कैट स्ट्राइक कहाँ होता है? जब इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, मतलब जब सडनली, मतलब अगर कोई मैनेजर या फिर एम्प्लॉयर सडनली कोई एक्शन लेता है जो कि वर्क एथिक्स या फिर ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स के अगेंस्ट है, ठीक है, वर्कर्स को ना बताते हुए सडनली कोई एक्शंस लेता है। अगर वर्कर्स लोग वो जान गए तो सडनली वो उसका रिएक्शन देते हैं, तो वहाँ पे वो यूनियन को बताना भी वो ज़रूरी समझते नहीं, ठीक है। सडनली जो रिएक्शन देते हैं वो इमोशनल अटैचमेंट उनका होता है वहाँ पे, तो इमोशनल आउटबर्स्ट होके वो सडनली स्ट्राइक करते हैं, उसको हम बोलते हैं वाइल्ड कैट स्ट्राइक। तो वहाँ यहाँ पे यूनियन का अप्रूवल नहीं मिलता और यहाँ पे कोई भी फॉर्मल प्रिपरेशन या फिर नोटिस नहीं दिया जाता अनऑथराइज्ड स्ट्राइक में, ठीक है। हो गया आपका सेकंड। और थर्ड वाले में क्या है आपका? जनरल स्ट्राइक। तो जनरल स्ट्राइक का एक वाइड कवरेज होता है, ठीक है, जो पर ये जो स्ट्राइक है ये वैरी करता है फ्रॉम स्ट्राइक टू स्ट्राइक, फ्रॉम स्ट्राइक टू स्ट्राइक। टाइप्स ऑफ स्ट्राइक में ये जो जनरल स्ट्राइक है ये वैरी करता है। तो देश भर में जो भी अगर बंद मतलब बंद, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो गया या फिर अगर बंद पालन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं जनरल स्ट्राइक, ठीक है। तो ये जो बंद होता है यहाँ पे बहुत सारी इकोनॉमिक लॉसेस होना पड़ता है और यहाँ पे जनरल पीपल, जो भी पीपल हैं हमारे देश के आम आदमी, वो यहाँ पे हेल्प नहीं करते, वो बहुत ही परेशान होते हैं ये सब बंद से, तो उसको हम जनरल स्ट्राइक बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका फोर्थ पॉइंट, आपका हो गया पर्टिकुलर स्ट्राइक। तो पर्टिकुलर नाम पे ही पता चल जाना चाहिए, ये कोई पर्टिकुलर टाउन या फिर सिटी में होता है, ठीक है। इसका स्कोप लिमिटेड है, क्योंकि अगर ये
एक 2-4 सिटी या फिर एक स्टेट में होना होता तो उसका स्कोप ज़्यादा हो जाता, या फिर कोई नेशन वाइड अगर होता तो स्कोप ज़्यादा हो जाता। पर ये एक पर्टिकुलर टाउन में ही सीमित है, तो उसका स्कोप बहुत ही कम है, लिमिटेड स्कोप। पर्टिकुलर टाउन में अगर सीमित है तो उसका स्कोप लिमिटेड है। तो कन्फाइंड टू ए प्लांट और फ्यू प्लांट्स, ये कोई एक प्लांट के अंदर हो सकता है पर्टिकुलर स्ट्राइक, और फिर कुछ प्लांट मिला के ये पर्टिकुलर स्ट्राइक कर सकते हैं। कुछ प्लांट अगर हाथ मिला दें उनका यूनियन, तो ये पर्टिकुलर स्ट्राइक वो कर सकते हैं। तो ये प्लांट लेवल यूनियन में ही होता है। कुछ प्लांट, एक प्लांट या फिर कई सारे प्लांट्स के अंदर होता है, तो ये प्लांट लेवल में जो यूनियन होते हैं उसके हिसाब से ही ये स्ट्राइक चलता है, उनके अंडर चलता है। ठीक है, तो 5th पॉइंट में आते हैं अभी, स्लो डाउन स्ट्राइक। स्लो डाउन नाम पे ही पता चल जाना चाहिए आपको। जितना सारा स्ट्राइक है आपको नाम पे कैसे याद रख लेना चाहिए, ये मैंने आपको इच स्ट्राइक में आप बता रहा हूँ आपको। स्लो डाउन मतलब स्लो डाउन द वर्क पेस। यहाँ पे काम बंद नहीं हो रहा, काम चालू हो रहा है, पर काम को हम धीरे धीरे करेंगे। जो काम 5 घंटे में होना चाहिए वो काम 10 घंटे लगाएंगे, तो वहाँ पे प्रोडक्शन भी हैम्पर होगा। प्रोडक्शन हैम्पर होगा तो एम्प्लॉयर को नुकसान होगा, तो एम्प्लॉयर सुनेगा ही आपका डिमांड। ठीक है, और ये स्लो डाउन स्ट्राइक को एम्प्लॉयर इमोरल मानते हैं। ये मानते हैं कि ये वर्क एथिक्स या फिर ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स के अगेंस्ट है। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका क्विक स्ट्राइक। क्विक स्ट्राइक मतलब कोई शॉर्ट ड्यूरेशन के हिसाब से, कोई 5 मिनट या फिर कई मिनट्स या फिर कई घंटे तक अगर कुछ स्ट्राइक हो गया तो उसको हम क्विक स्ट्राइक बोलते हैं। मतलब ये 2-4 दिन के लिए नहीं होता, कुछ मिनट्स के लिए होता है या फिर कुछ घंटे के लिए होता है, पर वर्कर्स वहीं वर्क प्लेस में ही रहते हैं। वर्कर्स रिमेन इन द वर्क प्लेस, पर ये काम बंद कर देते हैं कुछ मिनट के लिए या फिर कुछ घंटे के लिए, उसको हम बोलते हैं क्विक स्ट्राइक। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है सिट डाउन स्ट्राइक। तो सिट डाउन स्ट्राइक में क्या होता है, वर्कर्स रिमेन इन द प्लेस ऑफ वर्क। वर्कर वहीं पे रहते हैं, वर्क प्लेस में ही रहते हैं, पर काम बंद कर देते हैं। और ये जो क्विक स्ट्राइक हो रहा था उसके उसके पहले इसके पहले जो क्विक स्ट्राइक था उसमें क्या है कि कुछ मिनट या फिर कुछ घंटे के लिए काम बंद करते हैं, पर ये जो सिट डाउन स्ट्राइक है इसमें कुछ ज़्यादा समय के लिए काम बंद करते हैं। कई दिन के लिए अगर काम बंद कर दें तो ये सिट डाउन स्ट्राइक हो गया। ठीक है, ऑल क्विकीज इन्वॉल्व सिट डाउन्स बट ऑल सिट डाउन्स आर नॉट क्विकीज। तो जितना भी क्विक स्ट्राइक है उसको हम सिट डाउन बोल सकते हैं, पर सारे सिट डाउन क्विकीज नहीं होते, क्विक स्ट्राइक उसको नहीं बोल सकते। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आता है वर्क टू रूल। इसके भी नाम से ही पता चल जाना चाहिए, वर्क टू रूल। रूल के अकॉर्डिंग ही काम करना है, मतलब स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयज आरंट फॉर्मली ऑन स्ट्राइक। तो एम्प्लॉय यहाँ पे फॉर्मली स्ट्राइक नहीं करते, परफॉर्म देयर टास्क्स स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड। जैसे मैंने बोला था कि जो भी प्रिस्क्राइब किया होता है रूल्स, उसके अकॉर्डिंगली ही काम करते हैं। रूल्स को छोड़ के कोई भी ज़्यादा काम ये नहीं करते। तो अगर रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, रूल्स तो होता है फॉलो करने के लिए, पर कई कई ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स को अगर स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए तो वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो पेस ऑफ द वर्क बिकम्स स्लो। अगर रूल्स को फॉलो करेंगे तो वर्क पेस तो स्लो होगा ही, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आपका प्रोडक्शन लो हो जाएगा। तो लो प्रोडक्शन हुआ तो एम्प्लॉयर का नुकसान हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एम्प्लॉयर इसको भी पसंद नहीं करता, इस टाइप का स्ट्राइक। तो एम्प्लॉयर जल्दी आपको सुनेगा जो भी आपका डिमांड होगा। उसके बाद आपका आता है ऑर्डिनरी स्ट्राइक। तो ऑर्डिनरी स्ट्राइक में आपका क्या होता है, वर्कर्स क्विट देयर प्लेसेस ऑफ वर्क, प्रिवेंट अदर्स। यहाँ पे पिकेटिंग या फिर डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू अदर जो भी वर्कर हैं उनको प्रिवेंट करते हैं वर्क प्लेस में एंट्री करने के लिए। पहले खुद वर्क प्लेस छोड़ के चले जाते हैं, गेट के आगे मतलब खड़ा हो जाते हैं, गेट के आगे हो गया या फिर इंडस्ट्री के आगे खड़ा हो जाते हैं, तो वो वहाँ पे पिकेटिंग करते हैं। पिकेटिंग मतलब कोई बैनर हो गया या फिर कोई प्लाकार्ड हो गया, वहाँ पे उसको लिख के और कोई जो भी वर्कर हैं उनको काम में जाने से रोकते हैं। ये हो गया आपका ऑर्डिनरी स्ट्राइक। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम,
सिंपैथेटिक स्ट्राइक। तो ये भी आपको नाम में ही पता चल जाता है, सिंपैथी। तो यहाँ पे किसको सिंपैथी देते हैं? अगर आप समझो एक्स वाई दो कंपनी यहाँ पे हैं, तो वाई कंपनी में कुछ गड़बड़ी चल रहा है, ठीक है, और एक्स के कंपनी में जो वर्कर्स हैं वो इन वर्कर को सिंपैथी देने के लिए वो स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। वाई के कंपनी में जो वर्कर हैं इनको सिंपैथी देने के लिए ये लोग स्ट्राइक कर देते हैं। अगर एक्स वाई एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर हैं एक्स के और वाई के, ठीक है, इनका रिलेशन अगर अच्छा होगा तो ये दोनों बीच में आपस में ज़रूर मिलेंगे कि आपका क्या प्रॉब्लम हुआ है, हमारे वर्कर भी आपके लिए, आपका वर्कर के लिए सपोर्ट करके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इसको ज़रूर जल्दी से निपटा लो, ठीक है। तो वो इन सॉलिडरिटी, वो स्टैंड इन सॉलिडरिटी विथ द वर्कर्स ऑफ अनदर एम्प्लॉयर, ठीक है। सिंपैथी और सॉलिडरिटी देके वो अदर एम्प्लॉयर के वर्कर को सपोर्ट करके स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सिंपैथेटिक स्ट्राइक। उसके बाद आता है आप हम ज्यूरिसडिक्शनल स्ट्राइक में। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो मतलब मेरा टीचिंग अगर आपको स्लो लग रहा है, क्योंकि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चों का स्लो भी डिमांड होता है, वो स्लो समझते हैं, इसलिए मैं स्लो बोल रहा हूँ। अगर आपको स्लो लग रहा है तो प्लीज़ आप स्पीड बढ़ा के पढ़िए, और भी अच्छा लगेगा। अगर किसी को स्पीड ज़्यादा चाहिए तो स्पीड बढ़ा के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल स्पीड से आप 1.25 को बढ़ा सकते हैं और उसमें पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो हम आते हैं अब ज्यूरिसडिक्शनल स्ट्राइक। ज्यूरिसडिक्शनल स्ट्राइक में क्या होता है? यहाँ पे स्ट्राइक कॉल्ड बाय द वर्कर्स ऑन अकाउंट ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन राइवल यूनियंस। तो यहाँ पे क्या होता है, हम समझ लो, वही एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स वाई यहाँ पे दो यूनियंस हैं कोई इंडस्ट्री में। तो एक्स बोल रहा है कि मैं रिकॉग्नाइज होऊंगा, और वाई बोल रहा है कि मुझको रिकॉग्निशन लेना है। तो ऑफिशियल तरीके से कौन रिप्रेजेंट करेगा इस इंडस्ट्री को? इसको ऑफिशियल बनाने के लिए ये लोग स्ट्राइक करते हैं। तो ये दोनों के बीच अभी डिसएग्रीमेंट हो गया, ये दोनों के बीच। तो इस डिसएग्रीमेंट को सॉल्व करने के लिए ये लोग स्ट्राइक करते हैं। तो एम्प्लॉयर तो यहाँ पे डिसएग्रीमेंट को सॉल्व करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर दो यूनियन स्ट्राइक कर गए तो दोनों यूनियन के अंदर जितने सारे वर्कर्स हैं ये सब काम पे नहीं आएंगे ना, तो एम्प्लॉयर का बहुत सारा नुकसान हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम बोलते हैं, अगर ट्रेड यूनियन के बीच में ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव कौन है इसको रिकॉग्नाइज होने के लिए अगर वो स्ट्राइक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शनल स्ट्राइक। तो हम आते हैं अब पॉलिटिकल स्ट्राइक में। तो पॉलिटिकल टर्म से ही पता चल जाता है, तो वहाँ पे वर्कर्स कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं ये मैटर करता है इस स्ट्राइक में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, तो प्रेशर पुट किया जाता है गवर्नमेंट के ऊपर, जो भी यहाँ पे डिमांड होगा उसे फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पुट किया जाता है यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्राइक में। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पुट करने में उनको आसानी हो जाती है, जो भी यूनियन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वर्कर्स सपोर्ट टू ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल कॉज, कोई भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल कॉज को अगर कोई वर्कर्स, क्लास ऑफ वर्कर या फिर कई ट्रेड यूनियन सपोर्ट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल स्ट्राइक। उसके बाद आता है हम घेराव। तो घेराव को भी मैंने डाल दिया है क्योंकि ये भी एक टाइप स्ट्राइक ही है। घेराव में क्या करते हैं, इसको बहुत सारे एम्प्लॉयर घेराव को इलीगल मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कोई अथॉरिटी अगर कोई ऑफिस में है, समझो ये ऑफिस है, इसके अंदर कुछ अथॉरिटीज़ हैं, तो इसके चारों तरफ वर्कर्स घेर जाते हैं, जितने भी एंट्रेंसेस है उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी ऑफिसर्स या फिर जो भी अथॉरिटीज़ उसके अंदर बंद है तो वो बाहर निकल नहीं पाते जब तक मतलब कब तक ये बंद करेंगे, जब तक उनका डिमांड पूरी नहीं होता। तो ये कुछ घंटे के लिए बंद कर सकते हैं या फिर कुछ दिन के लिए भी बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे घेराव में ऐसा भी कई बार देखा गया है कि जब तक ये बंद है, जब तक उनका डिमांड पूरी नहीं होता, उनको खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं देते। तो मेरे हिसाब से ये घेराव बहुत ही इलीगल है, ठीक है। ये लीगल नहीं है, ज़बरदस्ती ऐसे किसी के लिए, मतलब कोई भी अथॉरिटी भी हो, ये एम्प्लॉयर के अंडर ही काम करते हैं ना, तो ज़बरदस्ती उनको ऐसे डिमांड पूरी करना, खाने पीने नहीं देना, ये तो ठीक नहीं है, पर इसको हम घेराव बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका आज का लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा।
और आपका सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो का आपको पसंद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी ही आऊँगा, क्योंकि नेट का सिलेबस अभी कवर करना बाकी है, अभी शुरू हुआ है। ठीक है, थैंक यू।